मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोशिका का संगठन पढ़ना शुरू किया था और जिसमें पहला भाग पढ़ा, नाम देखा था कि कोशिका में तीन चीज़ें हैं: कोशिका कला, केंद्रक और जीवद्रव्य। तो आइए पहला भाग पढ़ते हैं, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट है, इसे जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। कला का मतलब होता है झिल्ली। वो झिल्ली जो जीव द्रव्य के चारों ओर होगी उसी को जीव द्रव्य कला कहेंगे, या कोशा कला कहेंगे, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये पौधों और जंतुओं दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे वो पादप कोशिका हो और चाहे जंतु कोशिका हो। दोनों में जो जीव द्रव्य के ऊपर कला होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला कहते हैं। अंतर क्या है कि जो जंतु कोशिका है इसमें कोशिका कला जीव द्रव्य का सबसे बाहरी आवरण है। इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती, इसके ऊपर कोई कला नहीं होती। जबकि जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या कोशा कला के ऊपर कोशा भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। तो इसी पॉइंट को लिखा है कि पादप कोशिकाओं में ये कोशा भित्ति सेल वॉल के ठीक नीचे स्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये सबसे बाहर की तरफ होती है। क्योंकि जंतु कोशिका में सेल वॉल पाई नहीं जाती, इसलिए सबसे बाहरी आवरण। अगला पॉइंट है कि कोशा कला की जो संरचना है कैसे बनी हुई है, ये सन 1972 में सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, और वो जो मॉडल था उसका नाम था तरल मोज़ेक मॉडल। और ये जो तरल मोज़ेक मॉडल है, इसी के अनुसार कोशिका कला की संरचना मानी जाती है। और इसके अनुसार, किसके अनुसार? तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार क्या है कि कोशिका कला की रचना, जो कोशा कला है इसकी रचना फास्फोलिपिड अणुओं की दो परतों से होता है। फास्फोलिपिड अणु जो है इनकी दो परतें हैं जो अत्यधिक गाढ़े तरल से होती हैं। फास्फोलिपिड की जो परतें हैं वो बहुत ही गाढ़े तरल के रूप में है, और जो जल है उसमें विलेय अधिकांश पदार्थ, जल में घुले हुए अधिकांश पदार्थ इन परतों के पार नहीं जा सकते, ऐसा तरल मोज़ेक मॉडल में कहा गया है। प्रोटीन के जो अणु हैं ये मोज़ेक के रूप में जगह जगह धब्बे के रूप में बिखरे होते हैं। कहाँ? फास्फोलिपिड अणुओं के बीच में ये मोज़ेक के रूप में बिखरे होते हैं। और कुछ प्रोटीन अणु ऐसे हैं जो वसा अणुओं की बाहरी परतों, जो बाहर की तरफ सतह है उस पर लगे रहते हैं, लेकिन ये ढीले ढाले होते हैं, ये अलग भी हो सकते हैं, जुड़े भी रह सकते हैं, समय आने पर ये अलग भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ प्रोटीन के अणु ये वसा परतों में धसे होते हैं। जो वसा परत है उसमें कुछ धसे होते हैं। हमने तीन तरह का पढ़ रखा है। एक पढ़ा कि जो मोज़ेक के रूप में बिखरे होते हैं, दूसरे इनकी बाहरी शर्तों पे ढीले ढाले लगे होते हैं, समय आने पर वो अलग भी हो सकते हैं। और तीसरा पढ़ रहे हैं कि जो प्रोटीन के अणु हैं ये वसा परतों में धसे होते हैं, और जो धसे हुए अणु हैं इन्हीं को हम समाकल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। क्वेश्चन आता है समाकल प्रोटीन क्या है,
तो आपको उत्तर देना है वसा परतों में धसे हुए प्रोटीन के कण समाकल प्रोटीन कहलाते हैं। अगला पॉइंट है कुछ समाकल प्रोटीन, ये जो धसे हुए अणु हैं इतने बड़े और इस प्रकार धसे रहते हैं कि दोनों किनारे इनके जो हैं, ये समाकल प्रोटीन के जो दोनों किनारे हैं ये वसा की दोनों परतों के बाहर निकले रहते हैं और इनके अंदर जब ये दोनों तरफ निकले रहेंगे तो इनके अंदर एक गुहा बन जाती है, सकरी एक नली बन जाती है जिसको हम टनल कहते हैं और ये कला के आर पार होती है, दोनों तरफ होती है। अगला पॉइंट है कोशिका कला लगभग 75 एंगस्ट्रॉम या 7.5 × 10⁻⁹ मीटर मोटी, छिद्रित छेद भी है एवं अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अगला पॉइंट है कोशिका कला के कार्य। कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कार्य करती है? तो पहला कार्य है ये विभिन्न पदार्थों को, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों उनको कोशिका के अंदर प्रवेश करने या कोशिका से बाहर निकलने की जो भी क्रिया है, जो भी प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करती है। पहला कार्य क्या है कि कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ कब जाएगा, कितनी मात्रा में जाएगा और अंदर से बाहर कितनी मात्रा में आएगा, इसका नियंत्रण कौन करता है? कोशिका कला करती है। दूसरा कार्य है ये बाहरी तरल या बाहरी ठोस जो भी कोशिका के अंदर आ गया है उसको चारों ओर से घेर करके कोशिका में रखती है और जिससे कि वहां उसका पाचन हो सके। बाहरी तरल आ गया हो या बाहरी ठोस आ गया हो उसको चारों ओर से ये झिल्ली घेर लेती है और उसका पाचन में सहायता करती है। अगला है ये कोशिका से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। जो पदार्थ कोशिका के लिए अब यूजलेस है, अब उसके किसी कार्य के नहीं है, उसको बाहर करना है, उसको निकालने का कार्य भी कोशिका कला करती है। अगला पॉइंट है ये कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, एक निश्चित आकृति देती है, एक निश्चित रूप देती है। अगर ये ना हो तो कोशिका किधर भी फैल सकती है, तो ये एक निश्चित आकृति या रूप प्रदान करती है। और अगला पॉइंट है कि ये जो कोशिका कला है इसकी विशिष्ट रासायनिक संरचना, इसमें ऐसे ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं इनकी संरचना में जो पदार्थों को, कोशिकाओं को या ऊतकों की पहचान करने में सक्षम बनाती है कि कौन सा पदार्थ क्या है, प्रोटीन है, वसा है, किस पदार्थ को अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, इसकी पहचान बहुत जरूरी होती है और वो कोशिका कला के कार्य में आता है। अगला पॉइंट है पारगम्यता के आधार पर कलाएं या झिल्लियां, ये आर पार पदार्थों के आने जाने के आधार पर ये जो कोशिका कलाएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, पारगम्य, अपारगम्य और अर्धपारगम्य। तो पहले देखते हैं पारगम्य। पारगम्य जिसको परमेबिल कहते हैं, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति की जब आप संरचना पढ़ेंगे तो उसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होगा। तो जो प्राथमिक कोशिका भित्ति जैसी सतह है ये अनेक प्रकार के अणुओं को आसानी से आर पार जाने देती है। उस झिल्ली के इधर भी और उधर भी पदार्थ के जो भी अणु हैं वो आसानी से आ जा सकते हैं। ऐसी झिल्ली को हम पारगम्य या परमेबिल कहते हैं। दूसरा है अपारगम्य। अपारगम्य जिसको नाम से ही पता है कि जो पार ना जाने दे। इम्परमेबिल ऐसी सतह जो विलायक या विलेय किसी भी पदार्थ के अणुओं को आर पार नहीं जाने देती, ऐसी झिल्ली को हम अपारगम्य कहते हैं। और तीसरा है अर्धपारगम्य। ये सेमी परमेबिल है, कुछ को जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी। किसको जाने देगी, किसको नहीं जाने देगी, आइए जानते हैं। एक अर्धपारगम्य सतह जो है वो विलायक अणुओं को आर पार जाने देती है। विलायक
अणुओं को जिसमें कोई भी पदार्थ घोला जाएगा, उस विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, लेकिन विलेय अणुओं पर रोक लगा देती है। जो विलेय के अणु है वो इसके आर पार नहीं जा सकते। उदाहरण है सेलोफेन अथवा कृत्रिम झिल्लियां जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती हैं। अगला पॉइंट है कोशिका द्वारा परिवहन, ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका कला के द्वारा किन किन विधियों से ये अणु आर पार जाते हैं? इसमें पहला है विसरण, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। और ये जो विसरण है ये कुछ पदार्थ या कुछ आयन, जैसे किसी भी पदार्थ का अणु हो या आयन हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल H2O, CO2, O2 और H2O आदि, इनका विसरण जो है विसरण विधि द्वारा, ये जो तीनों हैं CO2 है, O2 है, H2O है, मतलब कुछ पदार्थों के अणु या आयन जैसे CO2, O2, H2O आदि जो है वो डिफ्यूजन या विसरण विधि द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के आर पार गति कर सकते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें उच्च सांद्रता, इसमें पदार्थ की जहां पर ज्यादा सांद्रता होगी उस क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ स्वतः जो गति होती है उसी को हम विसरण कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई अन्य गति नहीं है, ये स्वतः ही है, कोई कार्य नहीं करना है। जिधर अणु ज्यादा होंगे और जिधर कम होंगे, ज्यादा से कम की तरफ स्वतः ही वो अणु चले जाते हैं। और जब तक एक दोनों तरफ बराबर अणुओं की सांद्रता नहीं होती तब तक ये विसरण चलता रहता है। अगली विधि है परासरण, ऑस्मोसिस कहते हैं। ये परासरण है क्या? ये उच्च जल सांद्रता के क्षेत्र से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर निम्न जल सांद्रता क्षेत्र को जल के जाने का मार्ग है। अगर इसको परिभाषा में कहें कि जब दो सांद्रता के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है तो कम सांद्रता के विलयन के अणु अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ गति करते हैं। ये मार्ग है और ये क्रिया परासरण कहलाती है। तो परासरण जो है वो उच्च सांद्रता के क्षेत्र से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के निम्न जल सांद्रता के क्षेत्र को जल का मार्ग है। जिधर जल ज्यादा मात्रा में होगा और जिधर जल की मात्रा कम होगी तो अधिक जल की मात्रा से कम जल की मात्रा की तरफ अणुओं का जो प्रसरण है वही परासरण है। तो परासरण एक यांत्रिक विसरण प्रक्रम है, एक टेक्निकल डिफ्यूजन है। मतलब क्या है? उसमें भी उच्च सांद्रता से निम्न की तरफ जाते थे, इसमें जल जा रहा है, इसमें विलायक के अणु जा रहे हैं। उसमें चाहे विलायक के अणु होते चाहे विलेय के अणु होते, दोनों जा सकते थे उच्च से निम्न की तरफ। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पर परासरण यांत्रिक विसरण है, टेक्निकल है, जिसके द्वारा कोशिकाएं ऊर्जा की मात्रा खर्च नहीं करती हैं और जल को अवशोषित करती हैं। इसमें अंतर क्या है? दोनों के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। अगर अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है तो वो पेवर विसरण है, और अगर अर्धपारगम्य झिल्ली हो जाए तो उसी विसरण को ही हम परासरण कह देते हैं। अगला, ये परासरण के आधार पर 3 प्रकार के विलयन होते हैं। पहला है अल्प पराशरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको कहते हैं यदि कोशिका के परिवेशी माध्यम में, जहां कोशिका है उसके चारों ओर की बात कर रहे हैं, परिवेशी माध्यम में कोशिका की अपेक्षा उच्चतर जल सांद्रता होती है, कोशिका के बाहर जल की मात्रा अधिक होती है। यदि विलयन बहुत ही तनु विलयन होता है, बहुत ही पतला विलयन होता है, तो कोशिका परासरण द्वारा जल को ग्रहण करेगी। अगर कोशिका के चारों तरफ जो भी विलयन है उसमें जल की मात्रा कोशिका में जल की मात्रा से अधिक होगा
तो कोशिका परासरण के द्वारा जल ग्रहण करेगी और ऐसे विलयन को अल्प परासरी विलयन कहेंगे। जैसे होता क्या है कि यदि WBC को श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम जल में डाल दें तो क्या होगा, चूंकि WBC के अंदर जल की मात्रा जो है वो कम है और बाहर जल की मात्रा ज्यादा है, तो WBC की जो कोशिका है वो परासरण विधि द्वारा बाहर के जल को अंदर खींच लेगी और क्या होगा कि ये WBC जो है ये फूल जाएगी और फूलने के बाद फट जाएगी। अगर पानी लगातार अंदर आता रहा तो निश्चित तौर पे क्या होगा, फट जाएगी। अगला है समपरासरी विलयन, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यदि कोशिका के परिवेशी माध्यम में जो उसके बाहर का माध्यम है जल सांद्रता के ठीक समान होती है, जितनी जल की मात्रा कोशिका में उतनी ही बाहर के विलयन में जल की मात्रा हो, तो वास्तव में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा आर पार जल की गति नहीं होगी, न कोशिका से बाहर जाएगा जल और न बाहर से आएगा। ऐसा विलयन समपरासरी विलयन कहलाता है। जैसे रिंगर का विलयन, एक विलयन कृत्रिम विलयन है, रिंगर ने तैयार किया है। ये जंतु कोशिकाओं के लिए एक समपरासरी विलयन है। क्वेश्चन आ सकता है कि जंतु कोशिकाओं के लिए समपरासरी विलयन का नाम क्या है, रिंगर का विलयन। ठीक है। अगला है अतिपरासरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यदि कोशिका में जल की सांद्रता की अपेक्षा कोशिका के परिवेशी माध्यम में निम्नतर जल सांद्रता होती है, कोशिका में जल की जो सांद्रता है यदि उसके बाहर के विलयन में जल की सांद्रता जो है कम हो, कोशिका के अंदर जल ज्यादा हो और कोशिका के बाहर जल कम हो, तो कोशिका परासरण द्वारा जल की हानि होगी। कोशिका के अंदर से जल उस विलयन की तरफ गति करेगा और यह विलयन अतिपरासरी विलयन कहलाएगा। जैसे कि पादप कोशिका का द्रव्य कुंचन, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिज्ड या प्लाज्मोलिसिस, या आरबीसी का कुंठवर्ती होना, कोई भी कोशिका हो जाए अगर वो अतिपरासरी विलयन में है तो कोशिका का रस या कोशिका का जल बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से कोशिका सिकुड़ जाएगी। उसी को हम कहते हैं द्रव्य कुंचित अवस्था या जीव द्रव्य कुंचन भी इसको कहते हैं। अगला पॉइंट है विसरण और परासरण में अंतर। अभी दो विधियां हमने पढ़ी अणुओं के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की। पहला है विसरण और दूसरा है परासरण। इसमें अंतर लिखने को आता है, तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है विसरण में। विसरण किसी भी माध्यम में हो सकता है। माध्यम उसके लिए द्रव, ठोस या गैस मायने नहीं रखता है। जबकि जो परासरण है इसमें केवल ये जो परासरण की क्रिया है ये द्रव माध्यम में ही होती है, ये ठोस में या गैस में परासरण की क्रिया नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है कि जो विसरण होने वाले अणु हैं, जो अणु का विसरण हो रहा है वो ठोस, द्रव अथवा गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। जबकि जो परासरण है इसमें केवल जो विलायक का अणु है वही गति में शामिल होता है। विलेय के अणु गति में शामिल नहीं होते, विलायक के अणु ही गति में शामिल होते हैं और ये ठोस में और गैस में परासरण नहीं होता। अगला पॉइंट है कि विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता किसमें होती है, परासरण में। परासरण क्रिया बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के नहीं हो सकती और विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट है ये केवल विसरित होने वाले पदार्थ के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसमें अन्य पदार्थों की इस उपस्थिति का कोई महत्व नहीं होता है। जो विसरित होने वाले अणु हैं उनकी जो ऊर्जा है उसी का प्रभाव इस पर पड़ता है। यदि कोई दूसरा पदार्थ
इसमें मिलाया गया हो तो उसकी उपस्थिति से इस विसरण क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि जो परासरण है उसके बारे में देखते हैं कि ये केवल विलायक के अणुओं का विसरण है। फिर भी अगर इस पद्धति में विलायक में कोई दूसरा पदार्थ मिला दिया जाए, उसकी उपस्थिति हो, तो ये परासरण प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है कि ये विसरण की जो पद्धति है, इसमें विसरण अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा में साम्य स्थापित होता है। विसरण तब तक होता है जब तक दोनों तरफ अणुओं की मात्रा बराबर ना हो जाए, और परासरण में विलायक अणुओं की जो स्वतंत्र ऊर्जा है इसमें कभी भी साम्य स्थापित नहीं होता, दोनों तरफ सांद्रता बराबर नहीं होती। अगला जो पॉइंट है वो मध्य स्थलीय अभिगमन है। पोषक पदार्थ जैसे शर्करा, जिसको हम मीठा पदार्थ या ग्लूकोज कहते हैं, और अभिवृद्धि के पदार्थ जिनसे वृद्धि संभव है, जैसे अमीनो अम्लों का, इनका कोशिका के अंदर प्रवेश करना अनिवार्य है। और जब उपापचय हो जाए तो उपापचय के बाद उसके बेकार जो पदार्थ हैं इनका निकलना भी अनिवार्य होता। यदि पोषक पदार्थ नहीं पहुंचेंगे तो कोशिका कार्य नहीं करेगी, और अगर उपापचय के बाद जो बेकार पदार्थ हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो भी कोशिका के लिए अच्छी चीज नहीं है। और इस प्रकार के जो निकलना या प्रवेश करने की बात है, इसमें जो अणु है वो अभिगमन प्रोटीन या इसको कहते हैं परमिएजेज, और ये परमिएजेज नामक विशेष जो प्रोटीन है इनके द्वारा झिल्ली के आर पार गति करते हैं। ये जो अणु है पोषक पदार्थों के या अमीनो अम्ल के, ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जिसको हम अभिगमन प्रोटीन या परमिएजेज प्रोटीन कहते हैं। इनके द्वारा झिल्ली के आर पार गति करते हैं, और ये जो परमिएजेज हैं ये फास्फोलिपिड का जो द्वि स्तर है इसको पार करने के लिए विलेय अणु के लिए झिल्ली में एक छोटा सा मार्ग बनाते हैं, झिल्ली में एक रास्ता बनाते हैं, जिससे ये विलेय के अणु आर पार जाते हैं, या अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं। और ये जो मध्य स्थलीय अभिगमन है ये दो प्रकार का होता है। पहला है सुगमीकृत अभिगमन। ये क्या है? ये पारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण करने में अणु का सहायक होता है। पारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण करेगा अणु, और उसमें सहायता जो करता है उसी को कहते हैं सुगमीकृत अभिगमन। ये केवल जो है सांद्रता प्रवणता की दिशा में, जिधर सांद्रता ज्यादा होगी उधर से कम की तरफ ये गति को बढ़ाता है, और इसमें उपापचयी ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः ही होता रहता है।